रेड 9 अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। हमेशा हम अपनी परंपरा के अनुसार कुछ भी नया विषय आपके सामने लेकर आते रहने को प्रतिबद्ध हैं और हमारा एक व्यक्तिगत भी एक आनंद का अनुभव होता है कि हम अपने दर्शकों के साथ कुछ नई चीज़, कुछ अच्छी चीज़ साझा करें जिससे कि हमारे दर्शकों का, परिवार का, सभी का कल्याण हो। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी उद्देश्य से हम अपने स्टूडियो में आज ज्योतिष को लेकर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि हमने अपने स्टूडियो में पंडित विजेंद्र त्रिवेदी जी को आमंत्रित किया है। पंडित विजेंद्र त्रिवेदी जी एक बहुत ही बड़े और काफ़ी अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। उसके अलावा राम कथा और भागवत कथा के एक प्रवक्ता के रूप में भी वो कार्य करते हैं। एक तरह से जो राम चरित्र जिस तरह से हम बोल सकते हैं, या भागवत कथा की जो गूढ़ बातें होती हैं, जो मतलब जिससे कि जो सार है उन कथाओं का, वो एक उन सारे विषयों पे पंडित जी की एक बहुत अच्छी विशेषता है। सामान्य को, श्रोताओं तक अपनी सहज सरल भाषा में अपनी बात पहुंचाना और एक बोलना चाहिए जीवन पथ प्रदर्शक, वो वाला उनका एक बड़ा रोल है, जो एक आत्मीयता के साथ में जो एक सलाहकार गुरु के रूप में जो हो सकते हैं, वो पंडित विजेंद्र त्रिवेदी जी का यहाँ पे बड़ा रोल है। गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज का विषय हमारा ये है कि अभी गुरु महाराज जो बृहस्पति हैं, उन्होंने राशि परिवर्तन किया है। अब अक्सर हम लोग समाचार पत्रों में या विभिन्न चैनलों में सुनते रहते हैं कि अमुक ग्रह ने राशि परिवर्तन किया, अमुक ग्रह ने राशि परिवर्तन किया। सामान्यतः जो लोग ज़्यादा ज्योतिष में इन्वॉल्व नहीं होते हैं या जिनको ज़्यादा उस बारे में जानकारी नहीं होती है, वो सोचते हैं कि हर बार थोड़े दिनों में जो ज्योतिष लोग होते हैं या जो पंडित जी महाराज होते हैं, वो बताते हैं कि अमुक ग्रह ने राशि पर उससे होता क्या है। नॉर्मली कई लोगों का ये भी कहना होता है कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग होते हैं और जितने भी करोड़ों लोग हैं वो सारे के सारे इन 12 राशियों में ही बटे हुए हैं। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी जनसंख्या है, आदमी, महिला, पुरुष, बच्चे, जो भी इस जीवित जो मनुष्य हैं, वो सभी इन 12 राशियों में डिवाइडेड हैं। और वो मतलब पूरे संसार को 12 राशियों में यदि बांट दिया जाए तो सिर्फ 12 तरह के लोगों के भविष्य का ही आकलन राशि परिवर्तन से किया जाता है, ऐसा एक सामान्य धारणा है। परंतु देखा ये जाता है कि जैसे मान लीजिए अभी 17 जनवरी को शनि देव ने राशि परिवर्तन किया था। अभी 22 अप्रैल को बृहस्पति जी ने राशि परिवर्तन किया। ऐसे कुछ 2 या 3 ग्रह, बड़े ग्रह होते हैं जो एक राशि में 2 साल या 2.5 साल के लिए 2.5 साल के लिए शनि देव आते हैं। जो बृहस्पति होते हैं वो 13 महीनों के लिए आते हैं। राहु महाराज जो होते हैं वो 18 महीनों के लिए एक राशि में होते हैं। तो ये एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। ये सारे विषय को लेके हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। और विद्वान ज्योतिष हमारे बीच में जो पंडित विजेंद्र त्रिवेदी जी हैं, उनको बुलाने का मकसद ही यही है कि जो सतही बातें नहीं करते हुए हम उसके विषय के सार तक पहुँच पाएँ। पंडित जी, स्वागत है आपका। गुरु जी, सबसे पहला प्रश्न तो जैसे अभी जो यहाँ पे गुरु महाराज जो हैं हमारे, वो 22 अप्रैल से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये राशि परिवर्तन जो हो रहा है, पहले किस राशि में थे, अभी कहाँ आए हैं, थोड़ा सा इस विषय पे हम चाहते हैं कि आप प्रकाश डालें। देखिए, ग्रहों का गोचर में संचालन एक सामान्य प्रक्रिया है। भचक्र, जो ग्रहों के चलने का मार्ग है, उसको भचक्र कहा है। और वहाँ पूरे हमारे 9 ग्रह अपनी अलग अलग गति से चलायमान होते हैं, गतिशील होते हैं, जिसमें सबसे कम समय में पूरे भचक्र का चलाने वाले जो चंचल ग्रह है चंद्रमा, जो 54 घंटे में ही अपनी परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग ग्रहों का एक एक निश्चित अवधि है, जिसमें सबसे अधिक अवधि होती है शनि महाराज की,
शनै शनै इति शनि, जो शनै शनै धीरे धीरे चले वो पूरा एक चक्कर एक राशि में 22 वर्ष रहते हैं। दूसरा राहु 18 महीने रहते हैं, गुरु जो है वो 12 महीने या 13 महीने कभी कभी वो रहते हैं। अब ये 12 ही राशियाँ और इनमें ये अपनी अलग अलग राशियों में अपने कक्ष में भ्रमण करते हैं। जैसा आपने बताया कि विश्व में करोड़ों लोग हैं और उनके ऊपर सभी के ऊपर तो एक शरीर का 2 राशि समान राशि के लोग तो ठीक है, यदि माँ के गर्भ से जो जुड़वा पैदा होते हैं उनका भी जीवन आपने देखा होगा कि बहुत विपरीत होता कई बार। उसमें उनके पूर्व जन्म और वर्तमान जन्मों के कर्म भी प्रधान होते हैं, ये प्रमुखता है। लेकिन हुआ क्या है, विगत 20 वर्ष पूर्व 20-25 वर्षों से जब धर्म के प्रति लोगों की आस्थाएं बढ़ी, ज्योतिष के प्रति लोगों की आस्थाएं बढ़ी, धर्म के प्रति आस्था बढ़ी, तो जो धर्म इनसे जुड़े हुए लोग थे उन्होंने सद्मार्ग नहीं दिखाते हुए इस पूरे विषय का व्यावसायीकरण करने का प्रयास किया। मुझे कहते हैं कोई संकोच नहीं होगा, किंतु व्यावसायीकरण करने में वो अपने मूल उद्देश्य से और हमारे पास आने वाले जो हमारा जिनको हम बड़ा प्रेम से यजमान कहते हैं, याचक कहते हैं, जो प्रश्न पूछने आया है उनको आकर्षित करने के लिए उन ग्रहों की विवेचना कुछ इस प्रकार से कर दी कि वो उन्हें भ्रमित ज्यादा किया। नहीं, परंतु ये तो प्रत्यक्ष मेरा प्रमाण है कि जो जैसे कोई बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी 22 अप्रैल से बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया है शनि, तो ये इफेक्ट हमको प्रत्यक्ष महसूस होते हैं निश्चित रूप से। जैसे 27 जनवरी को शनिदेव ने जब राशि परिवर्तन किया तो निश्चित रूप से मतलब उसके प्रभाव 2-3 दिन में हमको महसूस हो जाते हैं, या तो बहुत अच्छे या बहुत बुरे या जो भी होते हैं। लेकिन शनि के चेंजेस या गुरु जैसी राशि, इनके चेंजेस तो दिखते हैं, 1 महीने पहले से समझ में आ जाता है। काफ़ी पहले से समझ में आया था, पर मेरा जो मूल बात है कि जो परिवर्तन आते हैं वो निश्चित रूप से प्रकृति आएंगे परिवर्तन, लेकिन उन परिवर्तनों को जो प्रचारित किया है, जितना परिवर्तन आते हैं उससे कई आज के भौतिक युग में तो एक मतलब घर से निकलने के बाद में यदि आदमी का 5,000 रुपये का नुकसान हो जाए तो परिवर्तन उसके लिए तो बहुत भारी होता है। हाँ, वो आपका कहना ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फिर भी शास्त्र ने कभी भी किसी को उलझाने का प्रयास नहीं किया। ग्रह जो है वह निश्चित रूप से अपना असर करते हैं, लेकिन शास्त्र ने ग्रहों के जो प्रभाव है मनुष्य के जीवन में, उनके अध्ययन के पहले उन चीज़ों का निवारण करने के प्रयासों पे पहले ध्यान दिया। शनि निश्चित रूप से किसी के जीवन को बुरा असर डालेंगे ऐसा कहा है, लेकिन अच्छा शनि न्यायाधीश है। हाँ। शनि न्यायाधीश है। हाँ। लोग डराते हैं कि शनि जीवन को बर्बाद कर देगा, लेकिन यदि किन्हीं के सत्कर्म है, किसी ने पूरे जीवन परोपकार किया है, अच्छे कर्म किए हैं, सदैव लोगों की सहायता की है, तो निश्चित रूप से आपने इतिहास साक्षी है। वो भी 5-7 सालों के लिए सारी सजा देके और दंड देके पूरा फिल्टर करके आदमी को नीला धुला के बिल्कुल व्यवस्थित फिर से वापस नए पुनर्जन्म। लेकिन उन लोगों का संख्या ज़्यादा हो गई है क्योंकि ये कलयुग है। हाँ। कलयुग में लोग उतना पवित्रता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कहीं न कहीं ग्रहों और शनि महाराज तो खास करके नहीं आए हैं, अच्छे कर्म के अच्छे 7.5 में कई लोग आप देखेंगे कि अपने जीवन में खूब प्रगति करते हैं। हाँ वही। और ऐसे लोग मैं आपको 1-2 नहीं अनेक बता देता हूँ जो समाज में काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, जो देश में भी प्रसिद्ध हैं और जो विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। उनकी 7.5 में वो कई बहुत ऊपर गए, कई लोग बहुत नहीं। जैसे दशा मान लीजिए 7.5 जिनकी समाप्त होती है, उसके बाद जो राहत होती है और जो आनंद मंगल, क्योंकि शनि ऐसा बोलते हैं कि जाते जाते कल्याण कर जाते हैं, बिल्कुल आनंद मंगल सब सारी सजा देनी है वो दे दी, लेकिन जाते जाते फिर वो पूरा कल्याण करके जाता है। देखिए जितने भी ग्रह हैं तो सब हम उनको भगवान ही कहेंगे। यदि हमारे किसी उद्दंडता की सजा हमको पिताजी ने चाटा मार के दे दी है तो निश्चित रूप से चाटा मारने के बाद हमको प्यार भी करते हैं। हाँ। ऐसे शनि महाराज भी हमको दंडित करने के बाद जब जाते जाते वो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव भी डाल करके जाते हैं। और दूसरी बात 7.5 वर्ष तक जब हम पीड़ित हैं और जब हमें राहत मिलती है तो थोड़ा अच्छा सा भी महसूस करते हैं। वो भी एक कारण, बहुत राहत मिलती है, वो भी एक कारण है। तो गुरु जो पुण्य का ग्रह है, जो गुरु एक अच्छा ग्रह माना गया है, गुरु
ऐसा नहीं कि गुरु भी हमेशा किसी को अच्छा ही प्रभाव देते हैं। कई लोगों के गुरु की महादशा भी व्यक्ति खूब परेशान हो जाता है। गुरु की महादशा में व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर जाता है, और ज्योतिष किसी बहुत संक्षिप्त में उसकी विवेचना नहीं की जा सकती। यदि छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी है गुरु, नेक्स्ट भाव का स्वामी है, और गुरु की महादशा आएगी, गुरु में पत्रिका में किसी पाप ग्रहों से दृष्ट है, गुरु के अंश कमजोर है, गुरु पाप ग्रह के साथ बैठा है, तो निश्चित रूप से गुरु भी विपरीत प्रभाव डालता है। छठे भाव में भी, छठे भाव में भी, 8वें में भी और 12वें में भी। छठे भाव में तो ये सुना है मैंने कि जहाँ वो बैठते हैं उस जगह का नुकसान करते हैं। गुरु भावनाश है, लेकिन लोगों ने ये लगाया है कि रोग, ऋण, रिपु। हाँ, यही तो रोग का भी नुकसान करेंगे, शत्रु का भी नुकसान करेंगे, ऋणों का भी खत्म करेंगे। देखिए क्या है, अपनी अपनी परिभाषा है। ये भी तो हो सकता है और होता है, एक्चुअल हो नहीं सकता है। मैं पूरा कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि रोग भी बढ़ाएंगे, ऋण भी बढ़ाएंगे और शत्रु भी बढ़ाएंगे। गुरु भावनाश, गुरु जिस स्थान पे बैठता है उस भाव का नाश करता है। तो ऐसा नहीं कि ऋण को समाप्त कर देंगे, क्योंकि ऋण को समाप्त करना तो सकारात्मक कार्य हो, तो भावनाश कहाँ से? गुरु भावनाश है। गुरु की दृष्टि में अमृत है। गुरु जहाँ देखेंगे वहाँ व्यक्ति को निहाल कर देंगे। उनकी दृष्टि, गुरु की दृष्टि को सबसे पावन दृष्टि कहा है। और गुरु का यहाँ तक ये है कि यदि गुरु विपरीत परिस्थिति में भी बैठे तो भी उनकी दृष्टि में बड़ा शुभ होता है। लेकिन फिर मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा कि यदि छठे भाव में गुरु बैठे हैं और जातक के कर्म शुभ है, गुरु तो गुरु है ना, गुरु विष्णु रूप है, गुरु पालक है, गुरु दयालु हैं, कृपालु हैं। तो यदि याचक धार्मिक प्रवृत्ति का है, परोपकारी है, अच्छे कर्म करने वाला है, तो छठे भाव में तो ठीक है, 8वें और 12वें में भी अच्छा परिणाम देते हैं। कर्म प्रधान है। बहरहाल जो अभी जो ऐसे 22 अप्रैल से जो गुरुजी ने राशि परिवर्तन किया है, इसके जैसे मेष राशि में शायद प्रवेश किया है इन्होंने, तो मेष राशि में प्रवेश में क्या परिस्थितियां बनती हैं अभी? गुरु अपनी स्वयं की राशि मीन में थे लगभग 12-13 महीने से। अभी उन्होंने मेष राशि में प्रवेश किया है 22 अप्रैल 2023 को सुबह 5:17 पर। देश में थोड़ा सा समय में अंतर हो सकता है अलग अलग स्थानों पर। इंदौर में 5:17 पर। वहां पहले से राहु विराजमान है जी। और राहु पिछले अप्रैल 2022 से वहां है। राहु की अंशात्मक स्थिति गुरु से ज्यादा बलवान है। गुरु अभी शिशु काल में है, वहां पर आए अभी एक ही दिन हुआ है। तो कुछ समय तो अभी मेष राशि में राहु और गुरु हैं। हाँ, राहु गुरु हैं, बुध है और सूर्य है। अभी 4 ग्रह हैं। 4 ग्रह हैं वहां पर। लेकिन सूर्य तो एक ही, सूर्य वहां पर अपनी उच्च राशि में है जी। वो एक ही माह में वृषभ राशि में चले जाएंगे। लंबे समय तक जो साथ रहने वाले ग्रह हैं, बुध भी बहुत जल्दी चले जाएंगे। लेकिन जब लंबे समय तक साथ चलने वाले, क्योंकि राहु जो है वो वहाँ 27 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे और गुरु 1 मई 2024 तक रहेंगे। इस अवधि में जो 12 राशियों को प्रभावित करेगा, जो विश्व की स्थिति को प्रभावित करेगा, जो प्रकृति को प्रभावित करेगा, जो देश को सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक, मानसिक अनेक प्रकार से जो प्रभावित करेंगे, वो राहु और गुरु करेंगे। तो राहु और गुरु मिलके ऐसा क्या प्रभाव बना रहे हैं, या क्या ऐसे क्या समीकरण बन रहे हैं? सामान्यतः ये कहा है कि गुरु और राहु जब मिलते हैं तो चांडाल योग बनता है। चांडाल योग बनता है। चांडाल योग उसको इसलिए बोला है कि गुरु जैसा कि गुरु मार्गदर्शक है जी, है एक सामान्य अपन हम कहेंगे गुरु की नहीं कहते हैं, जो हमारा मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक पर ही यदि राहु जो है टोटल मस्तिष्क को कंट्रोल करता है और वो अच्छे की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। मतलब राहु की सोबत खराब हो गई अभी 6 महीने के लिए। हाँ, राहु की संगत गुरु के साथ लगी और गुरु की भी मति को भ्रमित करने का प्रयास राहु करेंगे। और गुरु से मतलब किसी एक हम आकाशीय ग्रह की बात न करेंगे। गुरु प्रतिनिधित्व करते हैं हम सबकी मानसिक स्थिति, जो हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो हमारी परोपकार की भावनाएं हैं, जो हमारी मतलब करुणा वाली भावनाएं हैं, वो दूषित हो जाएंगी। उनको सबको प्रभावित करेंगे। चाहे देश का बड़ा राजनेता हो, चाहे
जो हमारे यहाँ की वित्तीय स्थितियों को संचालन करता हो, जो समाज का प्रमुख हो, जो धर्म क्षेत्र में कार्य करके हमारा आपका सबका उपकार करना चाहता हो, उनकी बुद्धि भी कहीं न कहीं भ्रमित होगी और वो उस गति से कार्य नहीं कर पाएंगे। राहु का कार्य सिर्फ मति को भ्रमित करने के अलावा आलस प्रमाद पैदा करना है, मनुष्य को अनजान सा भय अंदर एक पैदा करना है, उसके आत्मबल में कमी लाना है। इन सब चीज़ों में कमी आएगी तो निश्चित रूप से जब तक राहु का असर गुरु के ऊपर रहेगा, और वो बहुत अधिक नहीं रहेगा क्योंकि राहु 27 अक्टूबर 2023 को राहु हमेशा पीछे चलते हैं जी। तो मेष से जब मीन में जाएंगे तो राहु की शक्ति भी क्षीण होती चली जाएगी और गुरुदेव की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। सकारात्मक शक्तियाँ मजबूत होगी, नकारात्मक शक्तियाँ कमजोर होगी और ऐसी स्थिति में पुनः हमारे यहाँ धर्म स्थापित होगा। कितने महीने तक, जैसे अभी लगभग अभी जैसे अप्रैल से अक्टूबर बोलें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 7 महीने के आसपास का समय बाकी है। हाँ। तो इसमें 7 महीने में प्रभावशाली समय कितना होगा जिसमें ज़्यादा समय, हम आने वाले 3 महीने तो थोड़ा सा विशेष प्रभाव पड़ेगा जी। और देखिए ये एक ऐसा समय है कि भारत कृषि प्रधान देश है। उन 3-4 महीनों में ही हमारी एक वर्ष की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है कृषि और एक वर्षा, 2 चीजें। वर्षा, कृषि वर्षा से दोनों चीजें एक दूसरे। तो इस विषय में जो वर्षा है वो कहीं न कहीं खंड वृष्टि होगी, कहीं अतिवृष्टि भी होगी, कहीं सूखा भी पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ या मेरा ऐसा सोचना है इन ग्रहों की स्थिति को देख करके कि जुलाई अंत तक बारिश बीच में थोड़ी सी हो जाएगी लोगों को भ्रमित करने के लिए। किसान भाई अपनी जो है अनाज बो देंगे और फिर लंबे समय तक बारिश नहीं होगी, उनका अनाज भूमि के अंदर सूखेगा, वो परेशान होंगे और शायद उनको दोबारा बोनी भी करना पड़े, डबल से बोनी करना। हाँ, डबल बोनी करना पड़ सकती है। और ये जुलाई के अंतिम सप्ताह से फिर अगस्त के दूसरा सप्ताह में फिर थोड़ा सा ठीक ठाक बारिश होगी। ये बोनी तो मेरे ख्याल से शायद 15 जून से के बाद से स्टार्ट हो जाती है अपने यहाँ। 15 जून से अपने यहाँ माना है, लेकिन हर 100 वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है मौसम और उसी की परिणति आपने देखी होगी। हाँ, लगभग मतलब 2-4 दिन आगे पीछे। हाँ, लेकिन फिर भी पिछले हम 10 साल का तो देखें, 15 जून वाला सिस्टम तो अभी खत्म ही हो गया है। जुलाई 1st 2nd वीक से है। हाँ। लेकिन अभी तीसरा या चौथा वीक भी जा सकता है बारिश के लिए। तो एक तो इस पे मेन बात तो गुरुजी की राशि परिवर्तन से जो कृषि पे और वर्षा पे जो प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, एक चीज उसके साथ में किस पे प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पे आगे बढ़ने से पहले जो बचे हुए जो 3 ग्रह हैं, जैसे मंगल, सूर्य, बुध, लगभग 1-1.5 महीना 2 महीना तो ये भी हैं साथ में अभी। मंगल, सूर्य, बुध। नहीं, मंगल नहीं है। मंगल नहीं है। अच्छा, तो ये जो 3 ग्रह हैं अभी 1 महीना 1.5 मतलब 45 दिन के लिए है मान लीजिए। 40-45 दिन, 30 दिन तो मान ही लीजिए। तो ये 30 दिनों का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये जो 3 ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, अभी सूर्य है, बुध है, राहु है, सूर्य है, बुध है और सूर्य बुध है। हाँ, तो ये भी तो अपना कुछ असर करेंगे। देखिए, बुध अभी अवस्था में है और बुध इन 3 ग्रहों के बीच में ऐसा ग्रह है, शनि और बुध को नपुंसक ग्रह माना है। ये जिस मजबूत ग्रह के साथ बैठ जाते हैं वैसा अपना प्रभाव बुध खास करके बताते हैं। अभी बुध की पावर 0 है, वो सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त है, तो वो पृथक से तो कोई अपना प्रभाव नहीं डालेंगे। हाँ, यहाँ सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा है और वो अपनी उच्च राशि में है। राजा और उच्च राशि में रहने के कारण सूर्य काफ़ी प्रभावी होंगे और गुरु और राहु के मिलने से जो दुष्प्रभाव है उनको बहुत कुछ कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो 1 महीने के लिए ही। 1 महीने जब तक सूर्य इस राशि में है, मेष राशि में, जब तक 1 महीने के बाद फिर यह राहु थोड़ा सा अपना काम बताना शुरू करेंगे। और मैं बताऊं आपको कि जो देश की रीति नीतियों को तय करते हैं हमारे बड़े राजनेता, ये उनको भी भ्रमित करेंगे। देश में थोड़ा सा अच्छी स्थितियाँ हमको देखने को नहीं मिलेगी, व्यापार में भी काफ़ी ऊंच नीच होगी, लेकिन अंततः गुरु की ही विजय प्राप्त होगी। 2-2.5 महीने के बाद ही गुरु पावर में आ जाएंगे और देश में काफ़ी कुछ सुख शांति। सोना अभी मतलब अभी जो बाजार भाव, एक जनरल मेरे को याद आया आपसे बात करते करते, जैसे व्यापार की बात आपने कही, तो सोना अभी अपनी उच्च स्थिति में लगभग 60,000-61,000 रुपये तोला हो चुका है। ये भी गुरु की धातु मानी जाती है। गुरु मीन राशि में थे
गुरु अभी राहु के साथ है और 24 अक्टूबर है। देखिए एक जो कुशल ज्योतिषी है वो समय के साथ भी अपना आकलन करता है। 27 अक्टूबर खास करके आपकी कृषि कार्य के बाद में हम कहते हैं कि देव प्रबोधनी एकादशी के बाद जब विवाह आदि चालू हो जाते हैं तब तक जी, लेकिन तब तक स्वर्ण के भाव स्थिर या थोड़ा सा नीचे आने की संभावना ज़्यादा है, बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी अक्टूबर के बाद। मतलब अभी जो गुरु के साथ राहु बैठे हैं आगे, हाँ, और जो गुरु ने राशि परिवर्तन किया है, पहले तो 100 राशि में थे, हाँ, तो टॉप पे पहुंचा दिया सोने को 60,000, हाँ, अब क्या बनेगा? अभी स्थिर रहने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा। अक्टूबर के बाद स्वर्ण के भाव निश्चित रूप से बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। अच्छा, दिवाली वाले देश में धर्म भी बढ़ेगा जी, परोपकार की भावनाएं भी बढ़ेगी, संतति। अभी मतलब 6 महीने में, मतलब आपके हिसाब से, इस हिसाब से जो आप बोल रहे हो उस हिसाब से तो धर्म की हानि होना चाहिए। धर्म की हानि तो नहीं होगी क्योंकि ग्रहों के ऊपर भी एक सत्ता बैठी है, हाँ, वो सत्ता अपना बैलेंस करती फिर भी मतलब जो, हाँ, धर्म की जो है जो प्रगति होना चाहिए वो उतनी नहीं होगी, थोड़ा सा स्तर नीचे ही आएगा। वैसे एक जनरल चीज़ें हैं, जैसे आपने कृषि को ले लिया, ऐसे इसी जैसे व्यापार भी आपने बोला कि अभी व्यापार की स्थिति अक्टूबर तक ठीक रहेगी, ये थोड़ा डाउन जाएगा। अलग अलग व्यापार है, हाँ, लेकिन जो गुरु से संबंधित व्यापार है वो अक्टूबर तक सामान्य होंगे। उसके बाद अच्छा, गुरु से संबंधित। और राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्या चेंज होगा जो अभी एकदम से, क्योंकि गुरु बड़ा है प्रभाव, गुरु और शनि, जैसा मैंने सुना है कि गुरु और शनि 2 ऐसे बड़े ग्रह हैं कि ये बड़े इफेक्ट्स डालते हैं लंबे समय वाले, जो जैसे गुरु भी काफ़ी राजनीतिक स्थितियों में भी काफ़ी असर डालते हैं। हाँ, शनि और राहु भी डालते हैं जी। और एक और बात मैं यह कहूँगा आपको कि अभी मेष राशि में हम अभी 2 मिनट के लिए सूर्य को और बुध को छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत 1 महीना में कोई विशेष अंतर नहीं होता। राहु और गुरु तो मेष राशि में है सही, शनि महाराज कुंभ राशि में जी, और और अपनी तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देखते हैं जहाँ राहु और गुरु दोनों बैठे। तो मेष राशि के ऊपर यूँ देखा जाए तो पाप ग्रह का डबल प्रभाव हो गया, शनि की दृष्टि भी हो गई, राहु भी आ गए, राहु वहाँ बैठे ही हैं, शनि की दृष्टि भी आ गई और गुरु के ऊपर भी शनि की दृष्टि आ गई। हाँ, तो निश्चित रूप से धर्म के ऊपर भी यदि कोई कुदृष्टि होगी तो धर्म भी कहीं न कहीं तो अपना थोड़ा तो असर कम हो, और जब धर्म का असर कम होगा तो आसुरी शक्तियाँ बढ़ेगी, और आसुरी शक्तियाँ जब बढ़ेगी तो वह समाज में थोड़ा सा विघटन, भय और ऐसी स्थितियाँ बनने की शनि तो 2.5 साल हैं अभी, 2 साल तो हैं ही लगभग, हाँ, और गुरु भी हैं अभी 13-14 महीने यहीं पे, हाँ, तो शनि तो देखेंगे पूरा समय देखेंगे। लेकिन क्या होता था कि ये जो ग्रह गतिशील तो होते हैं निरंतर, जिस प्रकार से राशियां बदलते हैं उसी प्रकार से नक्षत्रों में अलग अलग प्रवेश करते हैं। नहीं, एक ओवरऑल जो है, हाँ, ओवरऑल थोड़ा सा स्थिति लंबे समय तक मिली जुली मिश्रित रहेगी, बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहने की संभावना कम है, मतलब मैनिपुलेशन वाली चीज़ें बढ़ेगी निश्चित जी। खैर, तो ये तो बड़ी एक जनरल सी चीज़ है जो राजनीतिक या व्यापार। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में भी एक बार मैं और भी जोड़ना चाहूँगा इसमें कि जैसे जो अभी मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध है, या भारत पाकिस्तान, या चाइना का, या चाइना अमेरिका, या इस तरह की काफ़ी जो पिछले साल 1.5 साल से चीज़ें चल रही हैं, अब इसमें कुछ विराम लगेगा या बढ़ेंगी? ग्रहों की स्थिति देखते, क्योंकि हम कई लोग ग्रहों की स्थिति सिर्फ भारत का भविष्य, मध्य प्रदेश का, इंदौर का भविष्य बताते हैं, लेकिन भचक्र जो है, जो ग्रहों की स्थिति पूरे विश्व में है। हाँ। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं वही विश्व में भी लागू होगी। ये अंशात्मक अंतर आ सकता है। यहाँ जो आपका भारत में जो ग्रहों की पोजीशन, जो अंश थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, वो अमेरिका में कुछ और हो सकते हैं, रशिया में कुछ और हो सकते हैं, चाइना में कुछ और हो सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो सकता है, पर मूल रूप से अभी धर्म 2 कदम पीछे रहेगा, अनैतिक चीज़ें बढ़ेंगी। जी। खैर, वैसे अब हमारे दर्शकों का जो एक बड़ा इंटरेस्ट इतने इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, वो एक जनरल हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी राशि में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 12 राशियों पे सरसरा जो एक
हर राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक वो हमारे दर्शकों को प्लीज सभी को बताएं। ठीक है, आपका प्रश्न जनहित में है, परोपकार के लिए अति उत्तम है। तो राशि का फल बताने के पहले मैं कुछ मन की बात आपको एक बता दूं कि आप नियमित 4-5 अलग अलग लोगों के द्वारा भेजी गई राशिफल पढ़ेंगे तो उनमें किसी का बहुत सकारात्मक होता है, किसी में बहुत नकारात्मक। जो मैं कहूँ उसको कि कोई भी अपने हृदय पे न ले। मेरा जो सिद्धांत है उस हिसाब से मैं राशिफल बताऊंगा, लेकिन उन सबसे ऊपर निरंतर प्रभु स्मरण करते रहे। नहीं, थोड़ा सा एक चीज तो और उसमें असर आएगा। वैसे एक चीज और भी होती है ना कि अपनी व्यक्तिगत कुंडलियों में जो दशा, महादशा, अंतरदशा क्या चल रही है, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह किस जगह बैठे हैं। राहु जैसे अभी मेष राशि में है तो राहु निश्चित रूप से सभी के लिए नुकसान करेंगे ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में यदि वो अच्छी जगह बैठे हैं जहाँ आपको फायदा दे सकते हैं तो कुछ लोगों को उसका फायदा होता है। हर ग्रह का अपना एक अलग प्रभाव, अलग हर कुंडली में अलग अलग होता है। ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है 12 राशियों की, जो जनरल हम लोग देखते हैं। हाँ। जनरल में मैं बताऊं, मेष राशि को अक्टूबर तक थोड़ा सा शांतिपूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए, धर्म कर्म में लगने का प्रयास करना चाहिए। आपको थोड़ा सा निराश के साथ गुरु महाराज की कृपा भी होगी, क्योंकि गुरु बड़ा व्यक्ति यदि निर्बल होकर के भी बैठा है तो कहीं न कहीं अपना प्रभाव देगा, राहत देंगे, पर कुल मिलाकर के थोड़ा सा शांति बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ शुक्र की राशि है, राहु के मित्र हैं और शुक्र गुरु महाराज वहाँ भी अभी आए हैं। राहु और शुक्र मिलकर के भी एक धनदायक योग बनाते हैं। आर्थिक लाभ होंगे, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, भाग्योदय होगा। मिथुन बुध की राशि है, मिश्रित प्रभाव देखने को मिलेंगे। हर दिन एक कभी उत्साह कभी निरुत्साह, लेकिन फिर भी अपने प्रयास करते रहें। आपको भी यदि लंबे समय तक अपने रोजगार से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, थोड़ा सा प्रयास में ही आपको सफलताएं प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति है, ओवरऑल देखा जाएगा, ओवरऑल अच्छी स्थिति है। कर्क राशि वालों के लिए भी गुरु का परिवर्तन भी शुभ होगा। गुरु चंद्र मिलकर के भी शुभ योग बनाते हैं, तो कर्क राशि के लिए भी सकारात्मक परिवर्तन है। सिंह राशि पर विशेष कृपा गुरु की होगी, 5वीं दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, मिश्रित प्रभाव पड़ेगा, पर फिर भी गुरु की दृष्टि का अधिक प्रभाव होगा। जितने भी आपके शिक्षा से संबंधित कार्य, धर्म से संबंधित कार्य, संतान से संबंधित कार्य, आर्थिक स्थिति से संबंध, और विशेषकर भवन, यदि आप भूमि या भवन लेना चाहते हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होगी। मतलब सिंह राशि वालों के लिए काफी अच्छी स्थिति। हाँ, सिंह, तुला और धनु अच्छा राशि वालों के लिए विशेष ठीक है। और सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि वालों के लिए विशेष स्थिति इसलिए क्योंकि गुरु महाराज जहाँ देखते हैं उस जगह का कल्याण कर देते हैं। और गुरु की 3री, 5वीं और 9वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियों की वजह से इन 3 राशियों का तो फायदा ही होने वाला है। सिंह, तुला और धनु जी, ये तीनों राशियों के लिए काफी अच्छा होगा। कर्क राशि का भी ठीक होगा, लेकिन वृश्चिक और मीन राशि वालों को गुरु आराधना करनी चाहिए। नहीं, अभी अपन सिंह राशि है, अभी हाँ, सिंह है। अब कन्या। हाँ, कन्या राशि वालों जैसे मिथुन का कहा है जी, वैसा ही निश्चित फलदायी होगा, लेकिन फिर भी अधिक शुभता की ओर होगी। तुला के लिए मैं बता चुका हूँ, तुला के लिए विशेष गुरु की कृपा होगी, वहाँ राहु की भी है, लेकिन तुला गुरु राशि का ज़्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्र भी कहीं न कहीं गुरु की, क्योंकि राहु की दृष्टि इतनी नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन गुरु की दृष्टि जरूर पड़ रही है, वो फायदे वाली है। हाँ। जी। वृश्चिक थोड़ा सा नष्ट है जी, 8वां गुरु हो जाते हैं, थोड़ा शांति बनाए रखें, गुरु की आराधना करें। धनु राशि वालों के लिए 8वां गुरु अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं था, चौथा 8वां बार, लेकिन चौथा कर्क में आया है, फिर भी हम उसको शुभ करें, लेकिन 8वां किन्हीं कारणों से, अन्य कारणों से भी गुरु 8वां ठीक नहीं माना गया। मतलब ये गुरु के हिसाब से बता रहे हैं, पर जो दूसरे ग्रह उस समय उन राशियों पे कहाँ, मतलब वही विस्तार में जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें वो डिटेल में देखना पड़ेगा। हाँ, अभी तो सिर्फ हम गुरु के राशि परिवर्तन का आकलन कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना कि राशि फल एक आनंद लेने का विषय है,
अन्यथा तो आपकी विषंतरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कुंडली जो व्यक्तिगत कुंडली है वही व्यक्तिगत है, ये एक सामान्य बात है। पर फर्क तो पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है निश्चित रूप से। मैं एक पंचांग भेजता हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं कि वो 100% सही जाता है। हाँ। तो वो एक अलग बात है। और मैं भेजता हूँ, ये नहीं कि वो मेरे पास भी कहीं से आता है। हाँ। ये नहीं कहता कि मैं भेजता हूँ उसको। तो ये फर्क पड़ता है। धनु राशि पर दृष्टि नौवीं होगी, भाग्य का है, भाग्योदय होगा, और जब भाग्योदय होता है तो उसको सर्वत्र सफलताएं प्राप्त जी। मकर राशि 10वीं राशि है, कार्मिक क्षेत्र में लाभ होगा, कोई रोजगार के रुके हुए काम है, पुराने काम है, अपने व्यापार में, अपने जॉब में उनको प्रगति देखने को मिलेगी। मकर धन लाभ होगा, धन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, और भी संतान के यदि कोई कार्य है रुके हुए वो होंगे। मीन राशि फिर 12वीं राशि आ जाती है उससे, और 12वां घर है, वहाँ थोड़ा सा सामान्य फलदायी होगा। और ये 1 मई तक है, लेकिन इसमें भी किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बीच में गुरु के मित्र नक्षत्र भी पड़ेंगे, तब शुभता भी देते रहेंगे, लेकिन फिर भी ईश्वर का स्मरण करते रहिए, भगवान विष्णु की प्रार्थना करते रहिए, उनसे जुड़े रहिए, परोपकार के कार्य कीजिए, आवश्यकतामंद लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कीजिए, आपका सबका शुभ। वैसे गुरु महाराज जो बृहस्पति ग्रह हैं, उनकी एक प्रकृति है कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की उनकी एक जो सोच है। भले ही वो ग्रह स्थिति कुंडली के हिसाब से जो भी बुरा फल उस समय मिलता जरूर है, लेकिन फिर भी चूंकि वो बृहस्पति हैं तो वो बाकी ग्रहों जितना अनिष्ट कभी नहीं होने देते अपने, जो भी जिस ग्रह जिस कुंडली पे वो प्रभाव डालते हैं। ऐसा क्या मैं सही हूँ पंडित जी? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु भगवान के स्वरूप हैं, गुरु कल्याणकारी हैं। जब आप अध्ययन कर रहे थे जी, गुरु पढ़ने वाले छात्र को बहुत प्यार करते हैं, नहीं पढ़ने वाले को यदि 2 छड़ी भी मारते हैं तो छड़ी में भी कहीं न कहीं प्रेम छुपा होता है, उसको आगे बढ़ाने की भावना जुड़ी होती है। लेकिन कभी भी गुरु अनिष्ट किसी का नहीं। हाँ। थोड़ा सा जीवन में कष्टमयी समय देखने को पड़ सकता है, लेकिन यदि कष्ट भी है तो जिस प्रकार से कुम्हार घड़ा बनाती समय पीटता है उसको बड़ा बनाने के लिए, लेकिन नीचे हाथ रखता है, ऐसे गुरु सदैव जीव को नीचे हाथ रखकर ऊपर से पीटते रहते हैं, थोड़ा कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन गुरु की भावना उसका कल्याण करनी है। वैसे पंडित जी, आखिरी एक प्रश्न चलते चलते ये भी एक बड़ा आता है सामने कि अब बड़ा अगला राशि परिवर्तन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 17 जून से 4 नवंबर तक शनि भी वक्री हो रहे हैं। वक्री और मार्गी कुछ जो घटनाएं हैं, हाँ, खगोली घटनाएं वो होती रहती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं डालती। कोई भी ग्रह थोड़ा सा वक्री होता है, जैसे अभी एक चर्चा में कि वो अपना उच्च फल देगा, ऐसा नहीं है। वो ग्रह वक्री होता है तो कहीं न कहीं मनुष्य को थोड़ा सा उनकी प्रगति को थोड़ा सा या तो रोक देता है जी, या विपरीत माइनस या प्लस माइनस कुछ, मतलब 6 महीने के लिए कुछ भी प्लस माइनस थोड़ा आएगा, विपरीत परिणाम देता है, निश्चित रूप से विपरीत। जी, चलिए, बड़ा एक विषय तो बहुत गूढ़ और विस्तार में है और काफ़ी डेप्थ है इस विषय की। बाकी एक जो फिलहाल हमारा जो बृहस्पति ने या गुरु महाराज ने जो राशि परिवर्तन किया है, अभी आज का विषय हमारा उतना ही था। और गुरुजी को हम अपने स्टूडियो में पधारने के लिए और इतनी आसान भाषा में और बड़ा विस्तार से समझाने का उन्होंने जो हमको प्रयास किया है, हम उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जब कभी भी हम आपसे विनय करें, निवेदन करें, तो हमारे दर्शकों के लाभ के लिए कृपया जरूर पधारें और हम सबका कल्याण करें। मैं अपनी ईश्वर ने जो बुद्धि दी है, जो मति दी है, उसके हिसाब से पूरा प्रयास किया है कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं, सफल हो सकूं। लेकिन मेरी भाषा में, मेरे व्यवहार में किसी प्रकार की कोई त्रुटि यदि आपको दिखी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कांचित दुर्भाग्य बोले। आप सभी का कल्याण हो, आप सुखी रहे, इसी भावना के साथ आपको सबको प्रणाम करता हूँ।